नमस्कार दोस्तों, आज मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 12वीं फिजिक्स के अध्याय 1 जिसका नाम है स्थिर विद्युत। भाग 1 आवेश। ठीक है दोस्तों, सबसे हम पहले जान लेते हैं कि स्थिर विद्युत होती क्या है। तो स्थिर विद्युत में परिभाषा जो है, स्थिर विद्युत की परिभाषा है, स्थिर विद्युत को स्थिर विद्युत या स्थिर वैद्युत भी कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा है जिसमें आवेश के स्थिर अवस्था का कहने का मतलब यह है कि जिसमें या जिस विषय वस्तु पर आवेश की स्थिर अवस्था का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं स्थिर विद्युत। उसे हम क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत कहते हैं। ठीक है, अध्ययन करते हैं स्थिर विद्युत कहते हैं। अब ये बात ध्यान सुनिएगा कि भाई स्थिर विद्युत, तो सबसे पहले स्थिर विद्युत के दो भाग होते हैं। एक जिसमें इलेक्ट्रॉन या आवेश गतिशील होता है उसे धारा विद्युत कहते हैं, और जिसमें आवेश स्थिर होता है उसे स्थिर विद्युत कहते हैं। 12वीं के फिजिक्स पार्ट 1 में पहले वाले भाग में 2 चैप्टर हैं स्थिर विद्युत के और 1 चैप्टर है धारा विद्युत का। तो सबसे पहले हम स्थिर विद्युत के बारे में पढ़ते हैं। तो स्थिर विद्युत जिसमें आवेश की स्थिर अवस्था का अध्ययन होता है उसे स्थिर विद्युत कहते हैं। इसी पर आगे बात होती है घर्षण विद्युत या विद्युत घर्षण। विद्युत घर्षण, अभी विद्युत घर्षण क्या होता है सुन लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, किसी वस्तु का वह गुण या किसी भौतिक राशि का वह गुण किसी भौतिक राशि का वह गुण जिसके आ जाने से वह अन्य हल्के वस्तु को अपनी ओर, जिसके आ जाने से वह हल्के वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अर्थात विद्युतमय कर देता है। विद्युतमय कर देता है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युतमय कर देता है क्योंकि यह घर्षण के कारण होता है कि
कारण होता है, इसलिए इसे घर्षण विद्युत कहते हैं या विद्युत घर्षण कहते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया कि स्थिर विद्युत और घर्षण विद्युत। ठीक है, तो ये है आपके पास तीसरी टॉपिक है। ये तो दो चीज़ें आपको बतानी थी। अब हम टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपके पास ये बेसिक चीज़ें थी, आगे चालू करते हैं आवेश। ठीक है, यहाँ से चालू होता है आवेश। तो क्वेश्चन है पहला, या प्रश्न के बारे में कहते हैं कि आवेश किसे कहते हैं और इनके प्रकार को समझाइए। आवेश किसे कहते हैं, इनके प्रकार को समझाइए। तो सबसे पहले हम जानते हैं मुख्यतः रूप से आवेश की बात जब होती है, ठीक है, तो आवेश में दो चीज़ें होने को तो तीन चीज़ होती हैं, लेकिन बात होता है प्रोटॉन की, जो धन आवेश के रूप में होता है, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो कोई सा भी पदार्थ जो होता है वो धनावेश या ऋण आवेश होता है, लेकिन ध्यान से आवेश की जब बात होती है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का होता है। जिसमें प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होगी वो धन आवेश कहलाएगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी वो ऋण आवेश कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चालू करते हैं कि भाई आवेश किसे कहते हैं और इसके प्रकार। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा, ठीक है, उत्तर में लिखते हैं कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके आ जाने से वो अपने हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, वो उसे कहते हैं आवेश। ठीक है, कि किसी वस्तु का वह गुण जो उस पदार्थ के आ जाने पर किसी वस्तु पर बल लगाने में सामर्थ हो जाए। ठीक है, आवेश हो गया। तो देखिए सबसे पहले, ठीक है, आवेश किसी वस्तु का वह गुण जिसके आ जाने से, किसी वस्तु का वह गुण जिसके आ जाने से वह किसी अन्य वस्तु पर बल लगाने में समर्थ हो जाता है। आवेश किसी वस्तु का वह गुण जिसके आ जाने से वह किसी अन्य वस्तु पर बल लगाने में सामर्थ हो जाता है, इसको हम आवेश कहते हैं। बात होती है आवेश। ठीक है, आवेश के बारे में हम कर लेते हैं बात। तो आवेश को हम किससे डिनोट करते हैं भाई? आवेश को डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू या छोटा क्यू से। ठीक है, संकेत के रूप में आवेश को संकेतिक रूप में कैसे डिनोट करते हैं? तो संकेत के रूप में या तो बड़ा क्यू या छोटा क्यू। सबसे पहले देख लेते हैं आवेश के बारे में। तो परिभाषा तो पढ़ लिए, अब आवेश को परिभाषित और दूसरे वे से कैसे करेंगे? अगर धारा के रूप में करते हैं, धारा विद्युत के रूप में,
तो धारा विद्युत के रूप में इसका जो दूसरा टॉपिक आएगा आगे पढ़ेंगे। धारा विद्युत में होता है आवेश बटे समय। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश की बात करते हैं तो आवेश का अगर मात्रक निकालें तो आवेश का मात्रक निकालते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, आवेश का मात्रक अगर निकालें तो हो जाएगा, विद्युत धारा को I से डिनोट करते हैं, ठीक है। विद्युत धारा को किससे डिनोट करते हैं, I से। I समय को T, तो Q बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, Q बराबर हो जाएगा I इंटू टी। अब I इंटू टी तो ले लेते हैं, मात्रक निकाल रहे हैं तो I का हो जाएगा एम्पियर और इसका हो जाता है सेकेंड, ठीक है। तो टोटल मिला के आवेश का एसआई मात्रक अगर बात करें, दो मात्रक की बात होती है, एक होता है एसआई मात्रक, ठीक है, एसआई मात्रक, ठीक है। आवेश का एसआई मात्रक की बात होती है तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, दोनों को मिलाकर कहते हैं कूलाम, ठीक है। और इसका सीजीएस मात्रक जो होता है, सीजीएस मात्रक को लेते हैं स्थैतिक कूलाम, ठीक है। सीजीएस मात्रक को लेते हैं स्थैतिक कूलाम और एसआई मात्रक को लेते हैं, एसआई मात्रक को लेते हैं कूलाम और सीजीएस मात्रक को लेते हैं स्थैतिक कूलाम, ठीक है। ये हो गया। विमी सूत्र की अगर बात होती है, विमी सूत्र की बात करें, ठीक है, विमी सूत्र की बात करते हैं तो Q बराबर हो जाएगा I का विमी सूत्र एम्पियर का A, ठीक है, और समय का T, तो Q बराबर हो जाएगा M0 L0 A या T इंटू A। ये होगा उसका विमी सूत्र। ये आपके पास उसका एसआई मात्रक और दूसरा है इसका सीजीएस मात्रक। और सीजीएस मात्रक के अलावा याद रखने की बात यह होती है कि एसआई व सीजीएस, ठीक है, तो एक कूलाम बराबर होता है 1 × 10⁻³ स्थैतिक कूलाम। क्या होता है, 1 × 10⁻³ स्थैतिक कूलाम। ये तो हो गया आवेश। आगे चलते हैं आवेश के प्रकार के बारे में। तो आवेश के प्रकार को देख लेते हैं कि भाई आवेश के प्रकार होते क्या हैं, ठीक है। ठीक है, तो आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, ठीक है। अब मैं आवेश के प्रकार की बात करूं तो आवेश के प्रकार दो, एक होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश, ठीक है, धन आवेश और ऋण आवेश। तो धन आवेश में, धन आवेश किसमें कहते हैं, धन आवेश में जिसमें प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो, क्या हो उसमें, प्रोटॉन ही प्रोटॉन हो, धन आवेश। और जिसमें इलेक्ट्रॉन में क्या होता है भाई, प्रोटॉन की संख्या, और इसमें ऋण आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो कहने का मतलब यह है जिसमें प्रोटॉन या धन आवेश की प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होगी वो धन आवेशित होगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी वो क्या होगा, ऋण आवेश होगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई अब ये दो ऋण आवेश और धन आवेश, ठीक है। तो ऋण आवेश दो प्रकार के धन आवेश होते हैं, तो इसके उदाहरण लेते हैं जिसमें धन आवेश होगा, धन आवेश के उदाहरण और ऋण आवेश के उदाहरण। तो धन आवेश में ले लेते हैं कांच की छड़, ठीक है, रेशम के
कपड़े, और इसमें ले लेते हैं इसका उदाहरण जो होगा एबोनाइट की छाल, एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की छड़। दूसरा ले लेते हैं बिल्ली की खाल। ठीक है, तो बात करते हैं, अगर ध्यान से सुनिए, अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक में आपके पास है ये कांच की छड़ है, ठीक है, और इसी में दूसरा ले लिया आपके पास एबोनाइट की छड़, ठीक है। तो कांच की छड़ ये प्लस चार्ज है इसमें, और इसमें माइनस चार्ज है। ठीक है, प्लस चार्ज होगा और माइनस चार्ज होगा, तो कहें कि अगर ये दोनों, ये धनावेश हुआ और ये ऋण आवेश हुआ, दोनों को अगर करते हैं, पास लाते हैं, तो इन दोनों में क्या होगा भाई? आकर्षण। ठीक है, इन दोनों को अगर पास लाते हैं, धनावेश और ऋण आवेश को अगर पास लाया जाए तो क्या होता है? आकर्षण होता है। और अगर कहें दूसरा चीज, अगर यहाँ भी एबोनाइट की छड़ के अलावा हम दूसरा ऋण आवेश ले लेते हैं, तो दूसरा ऋण आवेश ले लेते हैं बिल्ली की खाल। अगर बिल्ली की खाल ले लेते हैं तो यहाँ आकर्षण न होने के बजाय क्या हो जाएगा? ये आपस में दूर हटने की कोशिश करेंगे और वहाँ हो जाएगा क्या? प्रतिकर्षण। तो आवेश के प्रकार में दो प्रकार के, उसके उदाहरण, और आपको बता दिया कि भाई जब सजातीय ध्रुव होंगे या सजातीय आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण, और जब विजातीय आवेश होंगे तो क्या होगा आपके पास? आकर्षण। ठीक है, ये था आवेश के प्रकार, ठीक है, और उसके उदाहरण। ठीक है, इसके बाद ले लेते हैं आवेश उत्पत्ति का सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ठीक है, तो आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत जो होगा, ठीक है, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत जो होता है, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ठीक है, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो हम जानते हैं कि भाई ये अपने पास एक कोई वस्तु है, ठीक है, अब ये जानते हैं कि ये नाभिक है, और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके बाह्य कक्षक में क्या होते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। आवेश को उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत ये कहता है कि हम जानते हैं कि कोई सा भी पदार्थ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। साथ ये याद रखते हैं कि सबसे जो बाहरी की कक्षा होती है इलेक्ट्रॉन की, वो बहुत कमजोर होता है। उसको अगर बाहर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा? अगर इसको हम निकाल दें, बाहर कर दें, तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दें, तो उसमें जो होगा वो वस्तु क्या हो जाएगा? धनावेशित हो जाता है, और इसी धनावेशित होने के कारण को कहते हैं आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। अब हम आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत तो पढ़ लिए, उसके आगे चलते हैं, तो आगे में देखेंगे आप दूसरा चीज है जो, ठीक है, आवेश संरक्षण का नियम। अब आवेश के बारे में आगे चलते हैं। ठीक है, आवेश आखिर में होता क्या है, तो पहले देख लेते हैं आवेश। ये दो चीजें बातें होंगी, एक होगा आवेश, ठीक है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, और दूसरी बात होगी आवेश को क्वांटिटीकरण, आवेश का
क्वांटीकरण। दो चीज़ों पर बात होगी, पहला होगा आवेश संरक्षण का सिद्धांत और दूसरा होगा आवेश का क्वांटिटीकरण। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत जैसे ऊर्जा संरक्षण के हिसाब से होता है, जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है, वैसे ही आवेश संरक्षण का क्या कहता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है भाई, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, लिख सकते हैं आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। केवल इसका रूपांतरण किया जा सकता है। अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा। हम जानते हैं कि हमारे पास 5 मूलभूत सिद्धांत है भौतिक के, जिसकी उपेक्षा कभी भी नहीं होगी। पहला जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम, ठीक है, 3 हो गया। चौथा है गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम, और 5वां है जो है वो कहलाता है, 5वां जो क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से 5 के बारे में पता चल गया। सबसे पहले अब दूसरा चीज, ठीक है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट, इसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है, ठीक है। तो कैसे इसको समझेंगे, तो आप देख लीजिए, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। एक में ले लेते हैं कांच की छड़, ठीक है, और दूसरे में ले लिए एबोनाइट की छड़। ये ऋण रहेगा, ये धन रहेगा, ठीक है। अगर इसको धन आवेशित करना है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, इसको धन आवेशित करना है, अगर इन लोगों में धन आवेशित आकर्षण होगा, अगर इसको धन आवेशित करना है तो इसका ऋण आवेश जो होगा, ये धन आवेश इसके साथ चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कमजोर या ऋण आवेशित अग्रसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कांच की छड़ में धन आवेश होता है और एबोनाइट की छड़ में ऋण आवेश होता है। तो ये दोनों जो होते हैं वो संरक्षित होते हैं। कैसे संरक्षित होते हैं, ये जितना इसको ये धन आवेश जितना देगा, इस पर उतना ही, ठीक है, ऋण आवेशित क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाता है। इसको कहते